आप देखें फॉर एग्जांपल आपके पास रिजल्ट आ गया है 90% का, बाकी 10% रह गए हैं। 10% में जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो हैं 18,000 या 20,000 हैं। और अगर आपका लीड मार्जिन जो है उस वक्त की 30,000 है, 30% है, तो आप बाकी 10% में 100% वोट भी जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट है वो लेता है तो कामयाब नहीं होता। लेकिन सुबह जो है कि अभी जब इलेक्शन कमीशन के पोर्टल के ऊपर है तो वहाँ पे वो मसूफ जो 30 या 29,000 से हार रहे थे, अभी वो 30-35,000 से जीत गए हैं। मेरा ख्याल है कि जिन जिन कैंडिडेट के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं वो उसको महफूज रखें। उनके घर पर हमला हो सकता है, उनको अगवा किया जा सकता है, बल्कि इस वक्त तमाम तर जो नताइज बदलने वाले अनासर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस मुल्क के सियासी निज़ाम को, आइनी निज़ाम को, इंतखाबी निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम के ऊपर उसके चेहरे के ऊपर स्याही मल रहे हैं, उनसे महफूज रखें अपने फॉर्म 45 को। क्योंकि जब ये एपलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे आप इस नतीजे को, तो आपके पास फॉर्म 45 मुस्तनद, मोहरशुदा, दस्तखत शुदा है तो नतीजा आपके हक में होगा। और बिल्कुल वैसे ही जैसे ये कागजात नामजदगी चोरी करने वाला एक ग्रोह था जो कि वो कागजात नामजदगी चोरी कर रहा था, वो लोगों को नहीं घुसने दे रहा था। लेकिन जब आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए तो आरओ के ऑर्डर्स जो हैं कि वो कलअदम करार दिए गए, तो ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, फॉर्म 45 को महफूज रखें, इस पे बात को आगे भी बढ़ाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम आपको बताते चले कि आम इंतखाबात का जो दंगल है उसमें बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने नामवर सियासतदानों को पछाड़ते हुए मुतादिद हलकों में सीटें अपने नाम कर ली है। NA 127 लाहौर में बिलावल को अता तारड़ के हाथों शिकस्त का सामना है। परवेज इलाही, परवेज खटक, आबिद शेर अली, शेख रुहैल असगर, ताहिर सादिक, बशीर बेमन, अमीर मकाम, जहांगीर तरीन, सदरुद्दीन राश्दी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 4 सदा से अहमद वली खान भी हार गए हैं। सिराजुल हक, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को भी शिकस्त हुई है। 4 सदा से आफ्ताब शेरपाव को भी कामयाबी नहीं मिल सकी है। NA 151 से शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो भी नाकाम है। और NA 44 में अली अमीन गड्डापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को हरा दिया है। जहांगीर तरीन अपने आबाई हल्के लोधरा से भी हार गए हैं और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ और साद रफीक को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। साद रफीक को PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार है लतीफ खोसा ने उनको हरा दिया है। खालिद जमील साहब से इसके ऊपर भी तबसरा लेंगे। खालिद जमील साहब, आम इंतखाबात हैं, बड़े बड़े बुर्ज भी इन इंतखाबात के अंदर हुए हैं। लतीफ खोसा की अगर बात की जाए तो कुछ ही अरसा हुआ है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किए हुए। साद रफीक जो कि विफाकी वजीर रह चुके हैं, 2 दफा रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको शिकस्त हुई है। देखिए, ट्रेडिशनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हल्का था और ख्वाजा साद रफीक जो है वो भी, उनके भाई भी इलेक्शन लड़ते हैं पंजाब असम्बली का इसी इलाके से। और फिर इसके अलावा इनके वालिद ख़ुद जो है कि वो मुस्लिम लीगी थे, इलेक्शन लड़ते रहे और लाहौर बल्दिया के अंदर वो मेयर भी रहे थे और बड़ा अहम किरदार था उनका। तो ये बड़ी एक ट्रेडिशनली पॉलिटिकल फैमिली और ख्वाजा साद रफीक वेलकम बैक नाजरीन, आप ABN न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मुख्तलिफ हल्कों को हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताज पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कल अहम मुआरका था और आज रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार। हमने इससे पहले डिस्कस भी किया कि बड़े बड़े जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनमें से कौन कामयाब हुए। इसके अलावा जो पिछले दौरे हुकूमत में रह गए थे इस दफ़ा उनमें से काफ़ी दोबारा सीट लेने में कामयाब हुए। एजाज, अगर मुल्तान को डिस्कस करें, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, पहली दफ़ा ऐसे होगा कि गिलानी साहब अपने दोनों बेटों के साथ कौमी असम्बली में जाएंगे और उनका एक बेटा सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद होगा। जी, यकीनन ज़ाहिर है मुल्तान में कुछ ये रिजल्ट्स जो है एक आध सीट के अलावा एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि वहाँ पे 2 फैमिलीज़ हैं, जैसे गिलानी फैमिली है या कुरैशी फैमिली है, इनके दरमियान ये मुकाबला रहता है और ये कन्वेंशनल इनके दरमियान मुकाबला है। इसके साथ साथ एक फैक्टर जावेद हाशमी साहब का भी हुआ करता था, उनकी सिचुएशन आपके सामने है जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता दिनों में। तो ये सीट जो है, जैसे NA 148 है यूसुफ रज़ा गिलानी की ये सीट, ये उन्होंने वापस ली है, उनका ये गढ़ समझा जाता है हमेशा से। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो साउथ पंजाब का जो ओवरऑल फैक्टर है उसमें इलेक्टेबल्स की बड़ी गेम है, पर्सनैलिटी का वोट होता है। इस दफ़ा गो के और बरादरीज़म और वो सारे फैक्टर्स जो आमतौर पर हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस दफ़ा
वो सिस्टम मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन किसी हद तक ब्रेक हुआ है। यदि अगर आप वोटों की बात करें तो इसमें जो है मार्जिन्स में ज़रूर कमी आई है, लेकिन बहरहाल जनूबी पंजाब में अभी तक हम इलेक्टेबल्स की बात कर सकते हैं कि वो मौजूद है। इसी तरह मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे भी कामयाब। अच्छा डॉक्टर बासित, मैं इलेक्टेबल्स बना दिए हैं। डॉक्टर साहब मैं यही आपकी तरफ, क्योंकि आपने काफी सारी जनरेशन आप अभी तक देख चुके हैं, नए लीडर्स क्यों नहीं पाकिस्तान प्रोड्यूस करा, नए लीडर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? वही खानदानी चल रहे आ रहे हैं आगे, मौरूसी सियासत आ रही है। अभी गिलानी साहब है तो 2 बच्चों के साथ वो कौमी असम्बली में जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ गिलानी साहब नहीं, कुरैशी साहब की तरफ भी देखिए, बिलावल जरदारी साहब की तरफ देखिए, PMLN की जानिब देखिए, तो हर तरफ यही समा नज़र आता है। उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ एक ये भी है कि पाकिस्तान में सियासत जो है उस एक कॉन्टीन्यूटी नहीं रही, उसमें डिस्रप्शन आती रही। कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई, कभी फिर डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी भी आई उसमें भी वो जान हमें नहीं नज़र आती। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बहैसियत उनको इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश इवॉल्व होना चाहिए था वो नहीं हो सके, और इस वजह से ये सारी मौरूसी सियासत हमें इसलिए नज़र आती है। इसीलिए जब MQM बनी थी एक ज़माने में 80s में, तो जो मिडिल क्लास के जो तबके था हमारी तरह, हम बहुत खुश थे कि चलिए हमें एक और प्लेटफॉर्म तो मिला। लेकिन वो फिर एक ख़ास मुहाजिरों की सियासत उन्होंने करना शुरू कर दी, तो वो भी एक मौका ज़ाय हो गया। इसी तरह जब इमरान खान की पार्टी आई, तहरीक इंसाफ, उन्होंने स्ट्रगल की, तो फिर भी लोगों को एक उम्मीद थी कि ये भी देखिए उस मौरूसी सियासत से हमें निकालेंगे और जो इलेक्टेबल्स की सियासत है उससे हमें निकालेंगे। लेकिन फिर हमने 2018 में देखा कि उन्होंने भी अपने इर्द गिर्द वो अशखास जमा किए जो मौरूसी सियासत का हिस्सा रहे। मिसाल के तौर मखदूम कुरैशी साहब, वो अभी भी देखें ना, उनके एक बेटी भी इलेक्शन में, एक बेटा भी वो जीत गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ फिर अभी थोड़ा बहुत एक ट्राइबल सिस्टम भी है। हमारे यहाँ वो भारत ने जिससे छुटकारा हासिल कर लिया था सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हम वो जो फ्यूडलिज्म है उससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सके। तो हमारे यहाँ बहुत सी एबिरेशंस रही हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और ये एक ऑर्गेनिक तरीके से ही होगा। अगर कोई ये कहे कि हम इनकलाब के ज़रिए इन चीज़ों को ठीक कर देंगे, वैसा नहीं होता। ये एक प्रोसेस है, इसको आप चलने दें। देखिए 2008 से कम इस बात पे तो हम इत्मीनान का इजहार कर सकते हैं कि कम से कम हुकूमतें बदली, प्राइम मिनिस्टर बदले, लेकिन नेशनल असम्बलीज ने अपनी मुद्दत तो पूरी की 2008 से लेकर 2024 तक। ठीक है, बीच में नवाज शरीफ साहब भी फारिग हो गए और भी लोग फारिग हो गए, लेकिन एक सिलसिला चल रहा है। तो इसमें ऑब्वियसली जो खामियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाएंगी। जूं के अवाम में शऊर पैदा होगा तो ये चीज़ें भी ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को चलते रहना चाहिए। असल बात ये है। अच्छा खालिद जमील साहब, आज़ाद उम्मीदवार की, क्योंकि हम ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, एक तो आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दूसरा, कल मैंने आपसे सवाल किया था कि बड़ी सियासी जमातों से छोटी सियासी जमातों ने जन्म लिया, PTIP हो या IPP हो, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? परवेज़ खटक आज एक बहुत बड़े मार्जिन से वो हारे हैं। स्टैंड जिन्होंने दिलवाया वो क्यों नहीं बैक पे खड़े हुए? देखिए बात यह है कि आपको बैक पे खड़ा होने के लिए थोड़ा सा आपको अपने कदमों पे खुद भी खड़ा होना पड़ता है। अगर आप लूले लंगड़े हैं, आप रींग रहे हैं, आपको चलना नहीं आता, तो फिर आपकी बैक पे जितना मर्जी खड़ा हो वो तो खड़ा रहेगा, लेकिन आप ही गिरे हुए होंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इन जैसे लोगों को फैसले करने से पहले ज़मीनी हक़ाइक़ ज़रूर देखने चाहिए। और ये बहुत बदकिस्मती है, हम कल भी बात कर रहे थे, परसों भी ये बात कर रहे थे, उस दिन बासित साहब से भी ये बात हो रही थी, कल हारून साहब थे उनसे भी, कि अगर 5-5, 7-7 दिहाइयाँ सियासत में गुजार कर सियासी रहनुमाओं को ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं होता, अवाम की नब्ज़ शनासी वो नहीं कर सकते, और सिर्फ ये देखते हैं कि फ़लाँ इदारा मेरे साथ है या फ़लाँ उस इदारे का सिर्फ एक अफसर कह रहा है तो तुम डट जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और वो आग में कूद जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे तमाम सियासतदानों को जो है कि वो सियासत जो है उससे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और उनको कोई और काम करना चाहिए। ये काम उनके लिए नहीं है कि अगर आप अवाम के मिजाज तो नहीं समझ सकते, आप अवाम के इस वक्त पल्स आपको नहीं फील हो रही कि अवाम क्या सोच रहे हैं। और यही मशवरा मेरा सिर्फ उन सियासतदानों को नहीं है बल्कि इदारों को भी है कि आप अगर अपनी मर्ज़ी और मंशा, अपनी ख्वाहिशात को ना सिर्फ अवाम के ऊपर बल्कि आप आइन और कानून के ऊपर उनको तरजीह दे के मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, तो यकीन जानिए माजी में भी पाकिस्तान ने बड़े तल्ख जो है कि हक़ाइक़ से पाकिस्तान गुजरा है, बड़ी तकलीफ़ उठाई है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के इदारों ने। आप मुल्क का सोचिए। और हम ये बार बार ये कह रहे हैं
कि ये जो इंतखाबात होते हैं, जो अवाम का इजहार राय होता है, ये बेसिकली इंडिया के अवाम के अचार है। और ये पुरअमन तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आईन पाकिस्तान ये कह रहा है कि अवाम का हक है कि वो ये फैसला करेंगे कि वो अपना हक के हुक्मरानी किसको बतौर अमानत सौंप रहे हैं। उस अमानत के दरमियान में अगर कोई खलल डालेगा तो वो खयानतदार होगा, वो बददियानत होगा, वो किसी तौर के ऊपर भी दयानतदार जो है वो नहीं कहा जा सकता। तो आप सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी, आइन शिकनी नहीं कर रहे, आप सिर्फ अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं सिर्फ उनको जो है कि रोंद नहीं रहे, बल्कि आप आइन कानून के साथ साथ जो है कि आप बददियानती भी कर रहे हैं। तो इसलिए उन तमाम अफराद, इदारों और अनासर को जो है ये ज़रूर सोचना चाहिए। सॉरी टू कट यू, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फाफन को भी देखते रहे हैं और मारूफ शख्सियत है भी है, हमारे साथ पतन को भी वो देख रहे हैं, हमारे साथ सरबराह है सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद है। सरवर बारी साहब वेलकम। हम आपसे जानना चाहेंगे, पतन की रिपोर्ट भी सामने आई है, फाफन के भी हमारे सामने कुछ गुज़िश्ता दिनों में जो है मामलात सामने आए, उन्होंने भी कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है, अभी उनकी रिपोर्ट्स भी मेरे ख्याल में सामने मजीद भी आ जाएगी। लेकिन कल पोलिंग डे था और आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल रही वोटर्स के हवाले से, कैंडिडेट के हवाले से? कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है, क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि फेयर इलेक्शन हुआ या उसमें कुछ कमियां, कोताहियां और खामियां थी, या उसको कोई और नाम देंगे आप? देखिए, फेयर तो इलेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ, ना फ्री हुआ, अलबत्ता ट्रांसपेरेंट जरूर था, क्योंकि कल हमने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन ऑब्जर्व किए हैं। हमारे जो एफिलिएटेड वोटर्स थे वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर भी थे, और कुछ तकरीबन हमने 131 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने लोग भेजे थे, और तकरीबन 15% लोग जो हैं जो घरों से निकले स्टेशन तक पहुंचे उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि उनके नाम उस पोलिंग स्टेशन पर नहीं थे जहां पर 8300 के जरिए उनको पहले मालूम हुआ था। जब वो पोलिंग स्टेशन में पहुंचे तो वो वहां उनका नाम नहीं था। फिर अगर कहीं नाम मिल गया है तो फैमिली के एक मेंबर का नाम एक पोलिंग स्टेशन पर है और दूसरे शख्स का नाम, उसी फैमिली के शख्स का नाम किसी और पोलिंग स्टेशन से निकला है। लाहौर में कई फैमिलीज के वोट जो हैं कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकसीम कर दिए गए, और इसके पीछे वजह यह थी कि जो कम्युनिटीज हैं और जो फैमिलीज हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं इलेक्शन के रिजल्ट को, उनको सेपरेट आउट कर दिए जाए, उनको स्कैटर्ड कर दिया गया, ताकि उनका इन्फ्लुएंस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिल्कुल ना हो सके, और उनके सेपरेट आउट करने से उनका असर और सूर उनके वोट का ना रहे। तो एक तो ये है। दूसरा, जो 8300 तकरीबन बंद ही रहा सारा दिन, क्योंकि ना SMS सर्विस थी, ना ही इंटरनेट चल रहा था। ये बहुत बड़ी वजह बन गई कि बहुत सारे लोग वोट नहीं डाल सके, अपना उनको मालूम नहीं हो रहा। फिर ये भी देखने में आया है कि गैर मुतल्लका अशखास पोलिंग बूथ के अंदर पाए गए हैं, और गैर मुतल्लका अशखास होते हैं वैसे पुलिस वाले, सफेद कपड़ों में लोग देखे गए हैं बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर, कि पोलिंग स्टेशन के अंदर वो खड़े थे, उनको कोई निकाल नहीं रहा था। जब बताया गया तो लोगों ने कहा, जो पोलिंग का अमला था या पुलिस थी, उन्होंने कहा नहीं अपना ही बंदा है, इनको अंदर ही डरे। तो इस लिहाज से अगर देखें तो टर्न आउट जो ज्यादा हो सकता था उसको लोअर किया गया है, ताकि उसका असर जो है किसी एक सियासी जमात को ना मिल सके। अच्छा, इसी पे सरवर बारी साहब, आपने कहा फेयर तो नहीं थे लेकिन ट्रांसपेरेंट थे, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी बहुत से, जब इलेक्शन के बाद नतायज भी ताखीर का शिकार है, उस पर यकीनी तौर पर आप जानते हैं कि आम तासुर ये है कि उसमें कुछ गड़बड़ या कुछ सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। आप इस पर क्या कहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, फ्री इलेक्शन होते हैं जब आप जो वोटर है वो अपनी मर्जी से वोट डाले, और वो जिसको वोट डाल रहा है उसको उसकी गिनती उसी कैंडिडेट के हिस्से में आए। तो एक तो ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही जो है इलेक्शन से पहले एक दिन तक ये फेयरनेस जो है इलेक्शन की, वो तो आखिरी दिन तक नहीं है, आज भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से हमें हमारे ऑब्जर्वर्स ने फॉर्म 47 भेजे हैं
और सुबह से हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर भी उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजल्ट अनाउंस नहीं किए। तो इसके पीछे क्या है? बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे आ रहे हैं जहां पर अगर आप कैलकुलेट करें तो जो जमा तफरीक बनती है वो गलत है, यानी कि जो जानबूझ के किया गया है, या उनकी एफिशिएंसी की बात है, या उनकी जो काबिलियत है उसकी बात है। लेकिन मजमूई तौर पर हम देखें तो बहुत सारे पंजाब के सूबाई असम्बली के इंतखाबात अभी तक इलेक्शन कमीशन की अपनी जो पोर्टल है उसके ऊपर नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, लेकिन आखिर पंजाब की सूबाई असम्बली का एक भी रिजल्ट अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ओपन नहीं किया। और दूसरा ये कि इनकी अपनी जो EMS सर्विस थी, जिसके बारे में बहुत इन्होंने शोर मचाया, चर्चा किया, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किए, वो बैठ गया। और वो खुद नहीं बैठ गया, उसको बिठाया गया है, जैसे RTS को बिठाया गया। सही। तो हम समझते हैं कि इस लिहाज से एक ट्रांसपेरेंसी है कि दे डोंट केयर कि जो वो गलत काम कर रहे हैं उसकी वजह से लोगों में गुस्सा आएगा और उनको कुछ छुपा के कुछ चोरी करनी चाहिए। इस दफा तो वो बहुत ब्लेटेंट हो गए हैं कि जी लोग जिनको वोट डाल रहे हैं, अगर उन्होंने गड़बड़ की तो लोग गुस्सा कर सकते हैं। अभी हमारे एक ऑब्जर्वर ने गुजरांवाला से खबर दी है, अभी हम उसको दोबारा उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि इस वक्त जो DC ऑफिस है उसके बाहर सैकड़ों लोग बैठे हैं। वो कह रहे हैं जी हमें अपने जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 हमें दें। और वहां पर बारी साहब ये भी तो एजेंसीज भी बैठी हैं, लेकिन ये देखिए थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में इस बात को आप किस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं जो आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज मेरे ख्याल में कम आ रही है सर, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट्स जो जीते हैं नेशनल असेंबली के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, उनकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू PMLN या पीपल्स पार्टी फॉर दैट मैटर। तो किस तरह ये कहा जा सकता है कि इलेक्शंस फेयर नहीं हैं? कुछ ना कुछ कहीं कुछ हलकों में रह गई होंगी एनॉमलीज, कुछ प्रॉब्लम्स रह गए होंगे, लेकिन ओवरऑल तो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है कि PTI की जानिब है। तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शंस फेयर नहीं हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई इलेक्शन जीत गया है और उसने धांधली कर ली है, गो कि वो अब साबित करना मुश्किल है कि वो धांधली की वजह से जीत रहा है या वो फेयरनेस की वजह से जीत रहा है। तो अगर 266 हलकों में से कई जगहों पर PTI इसलिए जीत रही है, जो कि हमने जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में भी देखा था कि खूब दबा के धांधली की गई थी, लेकिन इसके बावजूद PTI जीत गई, क्योंकि जो कैपेसिटी है टू स्केल अप धांधली, जो रिगिंग को स्केल अप करने की कैपेसिटी है अदारों की, वो इतनी नहीं है कि वो 100% रिजल्ट चेंज कर सके। और वो इतने भी स्टूपिड नहीं है कि वो कंप्लीटली जो रिगिंग है उसको इतना करें कि वो वाजे हो जाए। ऐसे ही है जैसे दूध वाला है जो कभी 1 किलो दूध में ज्यादा से ज्यादा 1 पाव पानी मिला सकता है, इससे ज्यादा मिलाएगा तो साफ पता चलेगा ये दूध नहीं है, ये लस्सी है। इसी तरह ये चालाकी है, क्योंकि हम लोग जो इलेक्शंस के ऊपर नजर रखते हैं, एनालिसिस करते हैं, हमें नजर आता है कि किस तरह ये धांधली की जाती है और किस तरह इसको किया जाए। असल में आपको मिसाल दूं, 1988 में बेनजीर भुट्टो साहबा की पार्टी पीपल्स पार्टी को 7.5 मिलियन वोट मिले थे और उनकी नशिस्तें 90 के लगभग थी। 1990 में बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी को 7.9 मिलियन वोट मिले और नशिस्तें रह गई 40। और फिर 1993 में जो दोबारा इलेक्शन हुए उसमें बेनजीर फिर जीत जाती हैं और वोट बैंक उनका गिर जाता है, लेकिन नशिस्तें फिर डबल हो जाती हैं। तो ये जो धांधली करने वाले अदारे हैं उनको बहुत पता है कि हमने कैसे करनी है। कारी साहब, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूं। मैं इसमें 2013 का इलेक्शन भी लाना चाह रहा हूं, जिसको आपने ये किया ना, पॉपुलर वोट किसी के पास होता है, नंबर ऑफ सीट किसी और के पास होती है। अगर 2013 में आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15% वोट लिया था, पॉपुलर वोट, उनके पास नशिस्तें थी 42। तहरीक इंसाफ ने 17% पॉपुलर वोट लिया था और उनके पास नशिस्तें थी 35। तो 7 सीट कम थी, 2% वोट ज्यादा था, और जिसके बाद वो धरने वरने सारा कुछ हुआ, उसमें भी बड़े मसाइल हुए।
तो ये एक साइंटिफिक तरीका है कि जिसको आप हल्का बंदियों के अंदर भी और बहुत सारी और जगहों के ऊपर मैनेज करते हैं। आप हमें ये बताएं, ये जो आपकी अभी रिपोर्ट इब्तदाई तौर पे आई, आप डेफिनेटली इसके ऊपर डिटेल वर्क भी कर रहे होंगे और फिर मुमकिन है आप हल्का वाइज भी इसके ऊपर लेकर आएँ। ये अगर आपका जो पहला पैराग्राफ है और जिसमें आप 8300 की बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने की बात कर रहे हैं, और इसमें के 80% जो रिस्पोंडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि दे वुड गो आउट टू वोट बट द सिस्टम फेल्ड देम। ये 80% अगर रिस्पोंडेंट की ये राय है तो फिर इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहां पे स्टैंड करेगी? देखिए, ये एक तो बात ये है कि हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में जो शरह अमवात है वो 7.1 लोग हैं पर 1000। अब इसमें अगर हम शरह निकालें जो वोट डालने की उम्र के लोग हैं तो वो निकाल के हम देखें तो इस वक्त हमारे जो इलेक्टोरल रोल हैं इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद जो वोटर्स की है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक मौजूद है। तो हमारे एक प्रोड्यूसर साहब वोट डालने गए थे तो पता चला कि उनकी वालदा उनसे 1 घंटा पहले ही वोट डाल के गई हैं, जो 2 साल पहले फौत हो चुकी थी रूहानी तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अपना भाई जो है वो फौत हुआ था 2 साल पहले। हमारे पास उसका डेथ सर्टिफिकेट है जो नादरा ने इशू किया हुआ है, लेकिन उनका वोट मौजूद है। तो इस तरह के मिलियन, हमारी कैलकुलेशन है 5 to 6 मिलियन वोटर तो इस वक्त हमारे इलेक्टोरल रोल पे हैं जो डेड लोग हैं। तो अब उनका वोट तो कोई भी डाल सकता है, क्योंकि 2018 के इंतखाब में जो इलेक्टोरल रोल थे उसके पास उसके ऊपर तस्वीरें थी और वो तस्वीरों वाली इलेक्टोरल रोल जो है वही पोलिंग एजेंट के पास थी। इस दफा वो नहीं है, इस दफा सिर्फ पोलिंग अमले के पास। तो अगर पोलिंग का अमला जो है वो मिला हुआ है किसी के साथ तो फिर जाहिर है वो 10-15 वोट हर हल्के, हर पोलिंग बूथ पे उसके हक में डाल देगा जो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर 1000 पोलिंग बूथ हैं एक हल्के में तो 5-5 वोट भी डालें तो वो इजीली अपनी जो चांस है जीतने का वो बढ़ा सकता है। और दूसरी ये है कि जो लोग वापस चले गए, हमारी जो अभी हमने रिपोर्ट जारी की है उसमें बहुत सारे लोग, 15% के लगभग लोग वोट डाले बगैर उनको वापस जाना पड़ा है। यानी कि अगर किसी जगह पे 50 लोगों ने वोट डाला है और अगर सबको डालने दिया जाता तो वो 65% टर्न आउट होता। तो और ज्यादातर जो किया गया है वो लगता है कि कुछ खास आबादियों में और खास किस्म का जो डेमोग्राफी है जिन लोगों की, ये उनके साथ सलूक किया गया है। तो उनका जो असर और सूख है किसी एक कैंडिडेट को उनकी जो मौजूदगी है उस हल्के में या उस पोलिंग स्टेशन पर असरअंदाज हो सकती है। तो उनका मतलब मेरे एक दोस्त हैं जो वाइस चांसलर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के, वो लाहौर में रहते हैं। उनकी बीवी का वोट 130 में है, उनका वोट 127 में है, उनका बेटे का वोट किसी और जगह है, हालांकि वो रहते एक ही घर में। तो इस तरह की बहुत ही ब्लेटेंट जो है धांधलियां की गई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये इलेक्शन एक लिहाज से ट्रांसपेरेंट है, गो के फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि धांधली करते हुए भी उन्होंने इस चीज का नहीं सोचा कि यार नजर आ रही है सामने। ठीक, ये आपने ट्रांसपेरेंट की बड़ी अच्छी बारी साहब तारीफ की है कि वो नजर आ रही है, धांधली भी इवन की नजर आ रही है। आप ओवरऑल वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या टर्न आउट रहा है? वैसे तो जाहिर है जब हतमी तौर पर कुछ चीजें सामने आएंगी, लेकिन आप इस पे काम कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि टर्न आउट जो है उसको 2 तरीकों से हम देख सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जब घर से निकले, मेरा ख्याल है कि 65-67% लोग घरों से निकले हैं वोट डालने, लेकिन वोट जो डाल सके हैं वो 60% के लगभग है। यानी 2018 से एक और बारी साहब, एक और क्वेश्चन जहन में आ रहा है जो हमारे सिस्टम के अंदर मिसाल के तौर पर 1 घंटे के बाद शुरू हो जाते हैं ऐलानात के जी इस पोलिंग स्टेशन से इतने वोट आ गए। कुछ इस सिस्टम को भी स्ट्रीमलाइन नहीं किया जा सकता कि पहले से एक यूफोरिया या एक हवा क्रिएट कर दिया जाता है मुख्तलिफ हलकों में, एक लिहाज से एक सिस्टमेटिकली एक ख़ास जगह पे जाएं, वहाँ से अनाउंसमेंट हो। ये भी आप कुछ देख रहे हैं इस जो प्रोसीजर्स हैं हमारे, इनमें भी कोई तब्दीलियों की ज़रूरत है? पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन है उसकी अगर स्ट्रेटेजिक प्लान आप उठा के देखें, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये टारगेट अपने लिए रखा था कि वोटर टर्नआउट को बढ़ाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया
जो जामे हो और जिसकी वजह से टर्न आउट बढ़ सके। मतलब दुनिया के हर मुल्क में ये रियासत का फर्ज है कि वो शहरियों को जो वोटिंग कार्ड भेजे जिसके ऊपर तमाम तफसीलात हों कि उसका कौन सा पोलिंग स्टेशन है और कहाँ पर है, उसका बाकी तफसील। यहाँ पर ये है जो अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंप ना लगाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। मेरा सवाल नहीं उसका सिलसिला नंबर क्या है, उसका घराना नंबर क्या है, उसका सेंसस ब्लॉक क्या है। चले आप यकीनी तौर पर सर्वे बारिश साहब, हमारा क्योंकि ये इस वक्त जो है इस सेशन का वक्त जो है वो इख्तिताम के करीब है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमसे गुफ्तगू की है। आइंदा हमारी जो ट्रांसमिशन जारी है उसमें गाय बगाए आपसे इंशाल्लाह इंटरेक्शन भी होता रहेगा। इस वक्त हमने ये गुफ्तगू की है, पैनलिस्ट मौजूद है, ये आइंदा ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ गुफ्तगू हमारी जारी और सारी रहेगी। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जो अवामी राब्ता था नंबर 1, नंबर 2 फिर